वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम देखेंगे कि हम एग्ज़ाम के समय क्वेश्चंस को कैसे रीड करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसे समझें। अगर आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, सिली मिस्टेक्स के चांसेस को कम करना है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चंस को भी रीड करने के कई तरीके हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को रीड करते हैं, सबका अपना अपना मेथड होता है। कोई बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के ही समझ लेता है, किसी को धीरे धीरे पढ़ के समझ में आती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना टॉपिक लिया है हाउ टू रीड क्वेश्चंस। सो यहाँ पर इसमें हम सो फ्रेंड्स चलिए, हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स, अब मैंने जो एग्जाम्स में देखा है फ्रेंड्स, 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो पहला जो है सिंपल टेक्स्ट मीन्स स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और डेटा बेस्ड जिसमें वैल्यूज़ हो सकती है, और ग्राफ, डेटा और टेक्स्ट को मिलाकर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सिंपल टेक्स्ट में जो है क्वेश्चंस जो हमारा आता है फ्रेंड्स, जैसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन रहता है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि बेस पावर प्लांट के बारे में अगर आपको पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस पावर प्लांट, और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, और उसमें आपको सिर्फ एक बार में पढ़कर आप उसमें टिक कर सकते हैं। सो सिंपल टेक्स्ट में फ्रेंड्स आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, एक बार में ही पढ़कर उसको आपको आंसर करना है। सो इससे हम अपना समय भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास 180 मिनट्स में आपको 65 क्वेश्चंस करने रहते हैं। सो पर क्वेश्चन जो है 13 एवरेज जो है 3 मिनट से भी कम है। सो फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा आप सिंपल वाले क्वेश्चंस में समय बचाएंगे, उतना ही आप उसका यूज जो है अपने बड़े क्वेश्चंस में कर सकते हैं समय का। सो फ्रेंड्स, सिंपल टेक्स्ट वाले को 1 टाइम रीडिंग करना है। अब दूसरा जो है डेटा बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें जो है काफ़ी सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहती है इस क्वेश्चंस में। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी लेंथ भी, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट रहता है वो काफ़ी लंबा सा रहता है। सो इसमें फ्रेंड्स आपको पेशेंटली पढ़ना है। और जो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो ग्राफ, डाटा और टेक्स्ट को मिला के रहता है। अब फ्रेंड्स, इसमें कैसा क्वेश्चंस रहते हैं कि स्टेटमेंट ऊपर दिया रहता है, ग्राफ नीचे दिया रहता है, या कभी ग्राफ ऊपर दिया रहता है, स्टेटमेंट नीचे दिया रहता है, और कभी कभी तो स्क्रीन में पूरा फिट भी नहीं आता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो पूरे स्क्रीन में भी दिखाई नहीं देता है। तो आपको पूरा स्क्रीन को स्क्रॉल अप डाउन करके ग्राफ से जो डेटा ग्राफ में लिखी हुई है उसको स्टेटमेंट में चेक करना, स्टेटमेंट से फिर ग्राफ पे चेक करना। सो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही सावधानी से, ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेंड्स काफ़ी सावधानी से हमें अप्रोच करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी जो डेटा बेस्ड और जो ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। सो उस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को फ्रेंड्स आप अच्छे से एक बार जो है उसको देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और हमारा जो अब हमारा क्वेश्चन को रीड करने से रिलेटेड जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अब पहला पॉइंट है फ्रेंड्स स्पीड, और दूसरा पॉइंट है एनालिसिस, और तीसरा पॉइंट हमारा है रिटेंशन ऑफ डेटा। सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन को फ्रेंड्स बहुत लोग जो है बहुत तेज़ी से पढ़ लेते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे, वो आपको एडवांटेजियस पोजीशन पे रखेगा। और एक पॉइंट हम डिस्कस करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप अगर कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आपको काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी वैल्यूज़ हैं और ग्राफ भी दिया हुआ है, तो उसको फ्रेंड्स आप एक बार में ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप फिर अगर जो है आपका ध्यान अगर इधर उधर हुआ तो आपको फिर से क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा और इसमें आपका समय वेस्ट होगा। सो जो अपना आई कॉन्टैक्ट है, आप वो जो है क्वेश्चन के ऊपर बना के रखिए, और जब तक पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं लेते हैं उससे पहले आप अपना ध्यान इधर उधर मत कीजिए। इससे आपकी रीडिंग होगी वो एफिशिएंट होगी और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। अब फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा पॉइंट है एनालिसिस। अब फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसको कितना ग्रास्प कर पाएँ, आप कितना क्वेश्चन के बारे में समझ पाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा है अच्छे से तो एक बार फिर से उसको रीड कीजिए, और रीड करने के बाद जो है आप उसको जो है पेपर पे आप उस कॉन्सेप्ट, अगर आपने रीड कर लिया, अगर आपको कुछ समझ में आ गया है कि हाँ इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप उसको पहले अपने जो स्क्रिबल पैड है उस पर ही पहले मेंशन कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया है तो फ्रेंड्स आप उसके बाद उसको क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व करना है, तो आपको एक प्लान बना लेना चाहिए कि आप क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करेंगे। अब फ्रेंड्स, जो है सीधा क्वेश्चन को पढ़ते ही उस पर एकदम से जैसे क्वेश्चन पढ़ा और उस पर टूट पड़े, ऐसा गलती मत कीजिएगा, और बाद में आपको अपने स्टेप्स जो हैं पूरे फिर बदलने पड़ेंगे और उसमें काफ़ी समय वेस्ट होगा।
ऐसा कई बार हुआ है फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमें 15 मिनट लग जाता है इसी मिस्टेक्स के वजह से। और उस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। सो फ्रेंड्स, ऐसा भूल के भी मत कीजिए। क्वेश्चन को फ्रेंड अंडरस्टैंड करने के बाद आप ज़रूर एक प्लान बना लीजिए, आप कि उस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे, आप अपना कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें फ्रेंड्स आपको अपना जो है कौन से कॉन्सेप्ट पहले अप्लाई होगा, कौन सा बाद में अप्लाई होगा, ये फ्रेंड आपको माइंड में ही आपको पूरा तैयार कर लेना है और उसके बाद बढ़िए। ये सब करने में फ्रेंड्स हमें लगता है कि हम समय वेस्ट कर रहे हैं, हम जल्दी से सॉल्व कर लें। ये ह्यूमन टेंडेंसी है फ्रेंड्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए जो है हमारा माइंड जो है हमें कहता है और हम स्टार्टिंग एकदम से क्वेश्चन पे भिड़ जाते हैं। लेकिन आपको उसी समय कामनेस मेंटेन करना है और आपको क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है, इसका प्लान जो है आप अपने माइंड में बना लीजिए। और अब तीसरा फ्रेंड्स अब हमारा तीसरा पॉइंट है रिटेंशन ऑफ डेटा। अब फ्रेंड्स कुछ लोगों की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है, तो वो क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या डाटा दिए रहता है तो उसको वो काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई डीसी मशीन का क्वेश्चन है या मशीन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें काफ़ी सारे डाटा दिए रहते हैं फ्रेंड्स, 3 फेज 440 वोल्ट्स, फिर उसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन है कि कौन सा कनेक्शन है, फिर एचवी साइड वोल्टेज कितनी है, एलवी साइड वोल्टेज कितनी है। सो फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की मेमोरी अच्छी रहती है और वो उसे रिटेन कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फ्रेंड्स रिटेंशन मीन्स 70 to 80% फ्रेंड्स जो पीपल है वो अपने ये सब जो डाटा है उसे रिटेन नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ जो डाटा है उसको आप अपने स्क्रिबल पैड पे लिख लीजिए एक जगह राइट साइड में, ताकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको आप वहाँ से देखकर अपने क्वेश्चन में उसे यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड रिटेंशन ऑफ डेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें बार बार जो है क्वेश्चन की तरफ देखने का, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप घड़ी की तरफ मत देखें। सो फ्रेंड्स अब मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप घड़ी की तरफ कभी मत देखा कीजिए। अब फ्रेंड्स अगर आप बार बार घड़ी की तरफ देखेंगे, आपने आधा स्टेप सॉल्व कर लिया है, फिर घड़ी की तरफ देखेंगे, फिर आधा स्टेप परफॉर्म किया, फिर घड़ी की तरफ देखेंगे, तो इससे फ्रेंड्स आपके कंसंट्रेशन भी लूज़ होगा और आप सिली मिस्टेक करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये तीनों पॉइंट। सो फ्रेंड्स अब स्पीड, एनालिसिस एंड रिटेंशन ऑफ डेटा, ये तीनों पॉइंट हमारे कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अब आपकी अगर कॉन्सेंट्रेशन अच्छी रहेगी एग्ज़ाम में तो आपका जो क्वेश्चन को पढ़ने का जो स्पीड होगा वो भी अच्छा होगा। क्वेश्चन को एनालाइज करने की जो आप कितना अच्छे से एनालाइज करते हैं वो भी आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आप कितने कंसंट्रेट होकर जो है क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उतना ही अच्छा आप एनालाइज कर पाएंगे क्वेश्चन को। आप डेटा को जो है मैं अपने दिमाग में उतने ही अच्छे रख पाएंगे जब आपकी कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स लेकिन फ्रेंड्स कंसंट्रेशन का ये है कि आपको 15 मिनट से अधिक किसी भी ह्यूमन को एक जगह कंसंट्रेशन बना के वो नहीं रख सकता है। सो फ्रेंड्स ये सभी के साथ होता है तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट 15 मिनट जब तक आपका कंसंट्रेशन बना हुआ है, 15 to 20 मिनट्स का कोई लोग 15 मिनट्स तक कंसंट्रेशन बना सकते हैं, कोई लोग 20 मिनट्स तक कंसंट्रेशन बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये जब 15 से 20 मिनट का अगर आपका समय है तो उस समय जब आप पूरी फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हैं तो फ्रेंड आप उस समय उसका यूटिलाइज करते हुए आप अपने क्वेश्चन को उसी बीच में सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक हम करते हैं वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते ही वक्त ही करते हैं। अगर आप सिली मिस्टेक का देखें तो 80% जो पीपल हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त वैल्यूज़ पुट करना गलत कर देते हैं और कभी आंसर किसी यूनिट में निकाला और ऑप्शन में कोई और यूनिट में दिया है तो टिक गलत कर देते हैं। सो फ्रेंड्स 80% चांस आपका क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तभी सिली मिस्टेक होने का चांस रहता है। बट फ्रेंड्स 20% आपकी जो है हम क्वेश्चन को कभी कभी गलत भी पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड ये सब कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। आप कोशिश कीजिए कि 15 से 20 मिनट जो आपका वो कंसंट्रेशन बना हुआ है उस बीच में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके पढ़ के और सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ ध्यान भंग हो रहा है तो एक डीप ब्रेथ लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को जो है काम कीजिए और फिर क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए। जस्ट 10 सेकेंड 5 से 10 सेकेंड का भी पॉज आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है आगे के क्वेश्चंस में। अब फ्रेंड्स ये सब इतनी सारी चीज़ें जो है बोलने की है, ये सब करना काफ़ी मुश्किल होता है पेपर में,
बट इन चीज़ों को अगर आप फ्रेंड्स प्रैक्टिस करेंगे अपने CBT में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप पहले एग्ज़ाम से पहले देते हैं, या फिर आप जो है अपने टेस्ट सीरीज़ में अगर इससे प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर ऐसे स्टेप फॉलो किया आपने तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम कैसे उसको रीड करते हैं और कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं और कैसे हम डाटा को रिटेन करते हैं, उसको हम क्वेश्चन एग्जांपल से देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सो a charger supplies 100 watt at 20 volt for charging the battery of a laptop. The power devices used in the converter inside the charger operate at a switching frequency of 200 kHz. Which power device is best suited for this purpose? सो फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, अब हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है हाई फ्रीक्वेंसी स्विच की बात कर रहा है। सो हमें पता है कि हाई फ्रीक्वेंसी स्विच पे जो है जो सबसे सूटेबल डिवाइस है वो मॉसफेट है। सो हम यहाँ पे सीधा मॉसफेट टिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको ज़्यादा सोचने का कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर अगर आप ज़्यादा सोचने लग गए तो फिर आप यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें सीधा क्लैरिटी रहेगी और सीधा हम टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैथ्स का क्वेश्चन, ये मैट्राइसेस चैप्टर से है फ्रेंड्स, सो ये सबके लिए कॉमन है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। अब मैं इसे पढ़ रहा हूँ। e⁴ डिनोट्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A। सपोज लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू एंड V इज द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। और फिर उसके बाद फ्रेंड दो स्टेटमेंट दे रखा है। e⁴ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ e⁴A एंड V इज एन आइगन वेक्टर ऑफ e⁴A। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आपको पता है कि इसमें आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे हम सीधा इसे C में टिक कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब फ्रेंड्स हम डाटा बेस्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया है। अब फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो देखिए, चलिए ये डाटा ग्राफ दोनों ही और टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। सो इसको भी पढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाए और इसको कैसे अप्रोच किया जाए। यहाँ पे हम एग्जांपल से लेते हैं। द स्टेडी स्टेट करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर ऑफ अ DC बक बूस्ट कन्वर्टर इज गिवन इन द फिगर बिलो। इफ द पीक टू पीक रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कन्वर्टर इज 1 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ द आउटपुट कैपेसिटर इन माइक्रोफैराड इज। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और पीक टू पीक रिपल जो है हमें यहाँ पे 12 दिख रहा है, हमने ये देख लिया। और ऊपर में हमने देख लिया कि ये बक बूस्ट कन्वर्टर दिया हुआ है और पीक टू पीक रिपल उसका नीचे दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमारे यहाँ पिक्चर क्लियर है। इसमें हमें आउटपुट कैपेसिटर निकालना है। सो यहाँ पे आप डाटा लिख लीजिए कि आउटपुट जो रिपल वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है और जो कन्वर्टर है वो DC टू DC बक बूस्ट कन्वर्टर है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे रिपल करंट, अब नीचे आपको रिपल करंट नीचे से आपको मिलेगा ग्राफ से, उसे भी आप डिनोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप ड्यूटी साइकिल वो भी लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन को आप माइंड में सोच लीजिए कि इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे पहले क्या फाइंड करेंगे, उसके बाद कौन सा स्टेप परफॉर्म करेंगे और फाइनली हम आंसर पे कैसे पहुंचेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, ये माइक्रोफैराड में पूछा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को जो है रीड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, डाटा बेस्ड वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने DC मशीन का क्वेश्चन ले लिया है जिसमें कि सबसे ज़्यादा डेटा रहती है। 280 वोल्ट सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर विद आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm एंड कॉन्स्टेंट फील्ड एक्साइटेशन ड्राइव्स अ लोड। द लोड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। द मोटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 30 एम्पियर when running at a speed of 1000 RPM. Neglect frictional losses in the motor. The speed in RPM at which the motor will run if an additional resistance of value 10 ohm is connected in series with the armature each. अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा रीड कर लिया। अब इससे आपको जो है एक बार समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। फिर अगर आपको नहीं समझता है तो एक बार आप और पढ़ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इसके लिए आप ये दोबारा जो है आपका बनता है यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पढ़ना। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है डाटा जो है आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एक जगह लिख दीजिए कि 280 वोल्ट का मोटर है, 1 ohm आर्मेचर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो है फील्ड कांस्टेंट एक्साइटेशन फील्ड है उसको भी आप मेंशन कर लीजिए और टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल टू स्पीड है उसको भी आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, करंट के बारे में लिख लीजिए कि मोटर करंट जो है 30 एम्पियर एक जगह पे लिख लीजिए कि मोटर करंट 30 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है और स्पीड भी 1000 RPM एक जगह आप नोट कर लीजिए।
ओके फ्रेंड्स, और एडिशनल रेजिस्टेंस 10 ओम। सो इतना सारा डाटा फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ा, इसमें काफ़ी सारे डाटा हैं। सो इसे आपको राइट साइड में अपने स्क्रिबल पैड पे लिख लीजिए, ताकि जब आप इसको क्वेश्चन को जब आप प्लान कर लेंगे, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्लान कर लेंगे, तो आप डाटा जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन को पढ़िए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कामने से कूलने से पढ़िए, ताकि हमारा जो जब हम सॉल्व करें तो हम सिली मिस्टेक ना करें। होपफुली फ्रेंड्स इस सेशन से आपको कुछ हेल्प मिला हो, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।